हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी लवर। आज हम एसएससी जीडी का मैथ है, इस मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं। और ये मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एसएससी जीडी के लिए ही नहीं, ये आपके आने वाले सीएचएसएल, सीजीएल और एमटीएस, सीपीओ, ये सभी एग्ज़ामों के लिए ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं रिपीटेड मोड पर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ही टाइम एंड वर्क का है, तो आप इसे देखिए कैसे आप इसे ऑब्जर्व करेंगे। आप अपने अच्छे से देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़िए आपसे। ए एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। देखिए पहले इसके डाटा देख लीजिए। ए एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। ए अकेले इस कार्य को आरंभ किया, ए ने अकेले कार्य किया और 4 दिन कार्य किया। देखिए ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, लेकिन उसने काम किया कितने दिन है, उसने केवल 4 दिन काम किया है। तो इसका मतलब उसने कुल काम का 4/5 15 काम किया, उसने 4/15 काम किया है। तो अब रिमेनिंग काम कितना बचा आपके पास, उसके पास 11/15 बचा, 11/15 बचा। ठीक है, अब आगे पढ़िए क्या करा है। बी ने अकेले शेष काम को 18 दिनों में किया। जो ये 11/15 काम है, इस 11/15 काम को बी ने कितने दिनों में किया है, 18 दिनों में। तो आप बता सकते हैं बी एक काम कितने दिनों में करेगा। ये 11/15 यहाँ एक बनाने के लिए ये 15 इधर गुणा में जाएंगे और 11 भाग में आएंगे। तो एक काम बनाने के लिए इधर 15 और 11 को 18 गुणा कराएं, 15 120 हासिल 12, 15 70 270 और ये 11 भाग में आएंगे। तो अब आपका सवाल हो गया कि ए किसी काम को 15 दिनों में करता है और बी उसी काम को 270/11 दिनों में करता है। ठीक है, आपका इतना सवाल हो गया। अब इसे बना लीजिए आप। तो देखिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको जल्दी से बताता हूँ, एक 1 मिनट। देखिए आप इसे देखिए। चलिए देखिए, अब हमारा सवाल रहेगा कि ए किसी काम को 15 दिनों में करता है और बी उसी काम को 270/11 दिनों में करता है। इन 270/11 इनका आप एलसीएम ले लीजिए तो 270 होगा, 270 हो गया, 270 हो गया। अब एक मिनट, 270 हो गया, ये हो गया 270। अब इनकी एफिशिएंसी निकालोगे तो ये 15 से कितने बार जाएगा, ये 18 बार जाएगा। और ये 270 से एक बार और ये 11 ऊपर जाकर मल्टीपल करेगा तो ये 11 हो गया। ठीक है, तो अब इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, एक की होगी 18, एक की होगी 11। अब आपसे पूछ रहा है कि ए और बी मिलकर इसे कितने दिनों में करेंगे। तो ए की एफिशिएंसी 18 है, बी की 11 है, तो ये 270 काम को कितने दिनों में करेंगे, 18 11 29, 270/29 इतने दिनों में करेंगे। तो ये आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसमें आपको यहाँ कन्फ्यूज हो सकती है कि उसने 4 दिनों तक काम किया है सिर्फ। तो आप ये बताइए, ए किसी काम को 15 दिनों में करता है, एक एक काम को आप ये समझ लीजिए वो 15 दिनों में करता है एक काम को। लेकिन उसने काम किया कितने दिन है, उसने इसी काम को उसने केवल 4 दिन किया है, 4 दिन किया है। तो उसने कुल काम का कितना भाग किया, उसने 4/15 काम किया उसने, कुल काम का 4/15 किया उसने। क्योंकि हमारा टोटल काम था इतना। आपने भी देखा होगा, 1 मिनट में आपको एक अच्छे से एग्जांपल समझाता हूँ। आपने कभी देखा, जब भी आपको नंबर मिलते हैं एग्जाम में, आपका 100 नंबर, 100 का आपका पूर्णांक है, ठीक है। तो कभी कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके लिख के आते हैं कि आपको 55 नंबर मिले, सपोज कीजिए। तो 55 जो मिले हैं वो इसी तरह लेकर आते हैं 55/100, क्योंकि आपको 100 में से 55 मिले हैं। तो यही बात है कि टोटल काम तो मेरा 15 था, उसमें से मैंने कितना कर पाया, मुझे कितना मिला, तो वो मुझे सिर्फ 4 मिला है। तो अब बचा कितना, तो इसमें से ये से ऐसे घटा दी, एक में से घटा देते हैं, एक मानकर टोटल काम एक था, 15 का इसमें गुणा करेंगे 15 एलसीएम लेकर, माइनस के ये 4 ऐसे कैसे और 15 ये एलसीएम था। अब 15 में से 4 गए तो 11 बचे, 11/15 ये बचा शेष काम। इसी शेष काम को 11/15 को बी जो है वो 18 दिनों में करता है, लेकिन हमें एक काम निकालना, एक काम कितने दिनों में करेगा। तो इधर हमें एक बनाने के लिए इस पूरे को मैं इधर ले जाऊँ तो यहाँ एक बचेगा। यदि ये 15 इधर गुणा में हो जाए, 18 गुणा 15 और ये 11 इधर इसके भाग में चले जाएँ, तो ये काम करता है बी। तो अब बी किसी काम को 270/11 दिनों में करता है और ए किसी काम को 15 दिनों में करता है। अब तो ये सिंपल हो गया आपके लिए, तो बस इसे निकाल लीजिए। और आपको एक कन्फ्यूजन हो वो भी मैं बता देता हूँ
कि इसका एलसीएम लेने में कि ये 15 दिनों में करता है, ये 270/11 दिनों में करता है। ठीक है, तो आपको पता होगा जब हम ऐसे लेते थे कोई काम ऐसे कि 10 दिनों में करता है, एक 20 दिनों में करता है, तो इन्हीं का तो एलसीएम लेते थे ऊपर वालों का, तो 10 और 20 का एलसीएम 20 हो गया। तो इसी तरह 15 और 270 का एलसीएम लीजिए, कितना होगा 270। 15 से ये कितने बार इसमें भाग जाएगा 18 बार, तो इसकी एफिशिएंसी 18 होगी। इसी तरह अब देखिए, अब यहाँ इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि हमें इस चीज़ का इसमें भाग देते हैं। अभी मैंने 15 का दिया, अब इसका पूरे का हम इसमें भाग देंगे। तो 270 में अगर मैं 270/11 से भाग दूँ तो ये जो 11 नीचे है ये ऊपर गुणा में पहुँच जाएगा, और 270 से 270 कट जाएगा, तो इसी वजह से यहाँ पर ये 11 आएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये आप समझ में आ गया होगा आपके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है। देखिए इस सवाल को पढ़िए कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घन के औसत और प्रथम प्राकृतिक 5 संख्याओं के वर्गों के औसत के मध्य अंतर क्या है। तो देखिए आपको पहले फॉर्मूले याद होने चाहिए कि घन का योग क्या होता है और वर्ग का योग क्या होता है, बस यही करना है आपको। देखिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि घन का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n 1 मिनट n+1/2 इसका वर्ग, और घन के लिए क्या, वर्ग के लिए क्या होता है n+1 2n+1/6, ये होता है वर्ग के लिए, ये घन के लिए, ये वर्ग के लिए। अब इसी को आपको अप्लाई करना है। तो ये n कितनी है, 5 है प्राकृतिक संख्या, तो इसकी जगह 5 रखूँ, 5 और 1 6। चलिए मैं पूरा कर देता हूँ, 5 गुणा 5 में 1 जोड़ोगे 6 हो गया, 6/2 का वर्ग, 2 से ये काटोगे 3 बार, 5 15, 15 का वर्ग कितना होगा 225। आपको ये पता होना चाहिए, 225 निकला, घन का 225। अब इसी तरह वर्ग का निकाल लीजिए, यहाँ 5 रखेंगे, 5 गुणा 5 + 1 6 गुणा 5 का 2 में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और 1 11 बट्टे में 6, तो इससे काटोगे इसे, ये 11 × 5 = 55। अब आपसे पूछा इनका औसत बताइए, तो ये बताइए संख्या सब 5 थी, तो इसमें ही 5 से भाग देना पड़ेगा क्योंकि औसत निकाल रहे हैं हम। तो ये 5 से काटिए, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, ये 45 टाइम करा, ये 5 से काटिए 11 बार कटा। इन्हीं का अंतर बताना है, तो 45 और 11 का अंतर कितना आएगा, 45 में से 11 गए तो कितने बचे 34, तो 34 आपका राइट आंसर है। 34 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो कहाँ है 34, ये ऑप्शन सी, 34। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। आपको सिर्फ फार्मूला पता होना चाहिए कि आप लिख लीजिए, घन का फार्मूला होता है, घनों का योग, या योग लिख लेना, घन का योग n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और वर्ग का होता है, वर्ग किसी संख्या के वर्गों का योग होता है, वर्गों का योग वो होता है n+1 × 2n+1/6। ठीक है, ये होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है देखिए, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, इसे पढ़िए आप। 2 ट्रेनें एक ही समय में मुंबई और दिल्ली से प्रस्थान करती हैं। ठीक है, 2 ट्रेनें मुंबई और दिल्ली से प्रस्थान करती हैं। वे क्रमशः 15 किलोमीटर और 26 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक दूसरे को चलती हैं, यानी इस तरह चल रही हैं, तो इनकी चाल जुड़ेगी, आपको पता रखना चाहिए, ध्यान रखना है। ठीक है, जब वे मिलती हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी से 99 किलोमीटर अधिक चला है। अब अधिक कौन चलेगी ये आपको बताना चाहिए, क्योंकि इसकी चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी 26 है, तो ऑब्वियसली बात है ये इससे ज़्यादा चलेगी, तो 99 किलोमीटर इसी ने ज़्यादा चला है, क्योंकि इसकी चाल अधिक है तो ये चलेगी भी दूरी ज़्यादा। ठीक है, अधिक चली दूरी तक, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए ये बहुत सिंपल सवाल है, आपको ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा शायद देखने के लिए। इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन है मैं दूंगा आपको, सिर्फ एक या 2 लाइन में इसका आंसर आएगा, आप इस ध्यान से देखिए। देखिए इसमें करना क्या है, आप एक बार 1 मिनट ज़रा अच्छे से इसे देखें कि आप मुझे ये बताइए कि जो एक ट्रेन है उसकी 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, दूसरे की कितनी है 26 किलोमीटर प्रति घंटा, अपोजिट चल रही हैं, तो ये दोनों जुड़कर कितनी हो जाएंगी 41 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 41 किलोमीटर तक, यहाँ इसे छोड़िए। अब आप ये देखिए कि ये जो दूसरी 26 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है और एक 15 किलोमीटर प्रति घंटा, इससे ये कितना ज़्यादा है, ये 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि हर घंटे में ये दूसरी ट्रेन है ये 11 किलोमीटर अधिक चलेगी हर घंटे में। इसी तरह एक घंटे में 11, दूसरे में 22, तीसरे में 33, चौथे में 44, ऐसे करते करते इसे 99 ज़्यादा चलना है। तो आप मुझे बताएं, अब इसी तरह 1 मिनट में देखिए इसे अच्छे से सॉल्व बताता हूँ
कि 1 घंटे में कोई चीज़ 11 किलोमीटर अधिक चल रही है। ये चल रही है 1 घंटे में 11, ठीक है। तो इसी को 99 चलने में कितना समय लगेगा? तो 11 को 9 से गुणा करूँ और इधर भी 9 से गुणा करूँ, ठीक है। तो 9 घंटे में ये 99 किलोमीटर चल लेगी अधिक। तो इस चीज़ से एक चीज़ तय हो गई कि वो जो दोनों ट्रेनें हैं वो 9 घंटे चली हैं। आपको ध्यान रखना है कि देखिए, आप दोबारा समझिए कि एक की चाल 15 है, दूसरी की 26 है। तो जो अधिक तेज़ चल रही है वो 99 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसकी दूरी चाल इससे 11 किलोमीटर अधिक है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो आप बताइए, जब 1 घंटे में वो 11 किलोमीटर अधिक चलती है तो वो 9 घंटे में 99 किलोमीटर चलेगी, और 99 ही चलानी है मुझे। तो इसका मतलब दोनों ट्रेनें 9-9 घंटे चली हैं। तो अब बताइए दूरी क्या है? तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। तो आप बताइए चाल कितनी है इनकी? अपोजिट डायरेक्शन में तो 41 होगी दोनों की जुड़कर, 41 इंटू समय कितना लग रहा है? 9 घंटे। तो 9 एकम 9 और 9 चौक 36, यानी कि 369 विल बी द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये बेस्ट सॉल्यूशन रहा होगा आपके लिए। आप इसे एक बार फिर से समझ लें। वैसे मैं 2 बार समझा चुका हूँ, ज़्यादा फिर ठीक नहीं है, तो वीडियो भी लेंथ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप इसे एक बार रिपीट मोड पर कर लें और देखिए आपको इससे बेस्ट सॉल्यूशन शायद ही मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? इस सवाल को देखिए, पी और क्यू के तीसरे समानुपाती तथा पी क्यू और आर के चौथे समानुपाती का अनुपात 5 और 6 है। तो क्यू और आर का अनुपात बताइए। देखिए बहुत ही सिंपल है, आप ये पी क्यू समझ कर थोड़ा कन्फ्यूज ना हो। देखिए कैसे, इसमें से फॉर्मूला लगाइए। मैंने आपको बताया था तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए। तो यहाँ पहले को हम ए मान लेते हैं, दूसरे को बी मान लेते हैं। तो तृतीय अनुपात के लिए क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? मैंने मान लिया तृतीय अनुपात एक्स है मेरा, ठीक है। आप ऐसे मान के चलिए, बराबर क्या फॉर्मूला होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए। बी की जगह क्यू है तो क्यू स्क्वायर अपॉन ए की जगह क्या है? मेरा पी है, ठीक है। इतना कर लिया, ये होगा मेरा तृतीय अनुपात, ठीक है। इसी तरह क्या करें? चौथे अनुपात और इस ये निकालना पी क्यू आर का। तो चौथे अनुपात के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पी क्यू आर, जब क्रम से दी हो तो पी बाई क्यू बराबर, और ये आर आ गया आर बाई एक्स। यहाँ से निकाल लीजिए, या बाई मान लीजिए, एक्स में मान चुका हूँ, ठीक है। तो आप बताइए ये बाई बराबर क्या होगा? बाई इस पर पी में गुणा कराएगा, तो बाई बराबर क्यू का आर में होगा क्यू आर बट्टे पी। ये आप समझिए, आप ऐसा आ गया, ठीक है। अब वो इन्हीं का रेशियो पूछ रहा है, एक्स और बाई का, क्योंकि ये होगा तृतीय अनुपात, एक्स तृतीय अनुपात और ये बाई चतुर्थ अनुपात, इन्हीं का रेशियो है। तो मैं इसे बाई से भाग दे दूँ और इसे इस तरह भाग दे दूँ, तो क्यू आर बट्टे पी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए पी से पी कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ आएगा क्यू। तो अब बचा क्या? क्यू रेशियो आर, ये बचा मेरे पास, ठीक है। क्यू रेशियो आर बचा, जो कि कितना है? 5:6 है। तो यही रेशियो अल्टीमेट अंत में भी हमें यही रेशियो मिला, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा ये मैंने क्या किया है, क्योंकि इन दोनों का रेशियो ये जो है एक्स और वाई का रेशियो 5:6 है। यहाँ लिख देता हूँ मैं 5:6, देखिए सवाल में दिया हुआ है, और यही अनुपात मेरा क्यू और आर का निकला है। तो ये अल्टीमेट ये हो गया। आसान सवाल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। ये सवाल क्या कह रहा है कि 500 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही समय और एक ही बिंदु से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही समय और एक ही बिंदु से क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकंड और 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक ही दिशा में दौड़ते हैं, ये देखिए एक ही दिशा में दौड़ते हैं। तो प्रारंभिक बिंदु पर पहली बार कितनी देर बाद मिलेंगे? ये यहाँ पर आपको हिंट दे दी कि एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी इधर ही जा रहा है, ये भी इधर ही जा रहा है। तो इन दोनों की चाल अब घट जाएगी, ठीक है। क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उधर चाल घटती है, आपको पता होना चाहिए। तो घटती अंतर ले लेते हैं इनका। तो एक 4 से चल रहा है, एक 5 से, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? वो होगा 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इनका डिफरेंस आ गया। अब हमसे कह रहा है क्या कह रहा है? प्रारंभ बिंदु पर पहली बार कितनी देर बाद मिलेंगे। तो आप बताइए दूरी कितनी है? जो एक जो गोला है उसका चक्कर कितना है? 500 मीटर का है, ठीक है। ये दूरी हो गई। समय बराबर क्या होता है? देर बाद समय ही पूछा है, दूरी बट्टे चाल। चाल हमारी कितनी हो गई? 1 मीटर प्रति सेकंड। तो अब इसी 1 से आप भाग देंगे तो क्या बचेगा? 500 ही आएगा। तो 500 सेकंड बाद वो मिलेंगे, ठीक है। ये आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करूंगा ये बहुत ही आसान था आपके लिए। और यदि ऐसे ही कह देता कि वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो ये 4 और 5 9, ये जुड़ जाता तो फिर यहाँ हम 9 से भाग देते। आपको याद करना होगा
रखना होगा, ये 9 से भाग देते तब ये 500/9 आपका ये समय निकलता। ठीक है, अभी तो इतना है कि अपोजिट डायरेक्शन में नहीं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए ने 5 रुपये में 2 आम की दर से कई आम और 5 रुपये में 3 की दर से समान संख्या में आम खरीदे। ठीक है, उसने 2 बार खरीदे हैं। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए 1 दर्जन आम कितने रुपए में बेचने चाहिए। ठीक है, देखिए जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आए तो आप कुछ नहीं, एक काम कीजिए, आप जो वस्तुएं खरीदी गई हैं उनकी संख्या सेम कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए आप मुझे बताइए कि 5 रुपये में पहले उसने 2 आम खरीदे। ठीक है, दोबारा उसने 5 रुपये में कितने खरीदे, 3 आम। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं इनकी वस्तुएं सेम कर देता हूँ। यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 6। तो मैं यहाँ पर 6 बनाने के लिए इधर मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा और इधर 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब 3 का मल्टीपल पूरे में होगा तो आप यहाँ गुणा करेंगे, मैं यही चीज़ यहीं लिख देता हूँ, ये देखिए सामने। तो 3 का इस 5 में करेंगे कितना होगा, 15। ठीक है, 3 का इसमें करेंगे 6। ठीक है, 2 का इसमें करेंगे 6 और 2 का इसमें करेंगे 10। तो अब देखिए सवाल इतना हो गया कि एक व्यक्ति ए ने 15 रुपये में 6 आम खरीदे और दूसरी बार उसने 10 रुपये में 6 आम खरीदे। ठीक है, आम 6 खरीद रहे, पहली बार 6 खरीदे, दूसरी बार 6 खरीदे, लेकिन पहली बार उसने 15 रुपये खरीदे, दूसरी बार थोड़ा गिरावट आ गई होगी मूल्य में, तो इसलिए उसने 10 रुपये में खरीदे, लेकिन आम उतने ही खरीदे। तो अब बताइए वो क्या पूछ रहा है आपसे कि 1 दर्जन आम कितने रुपये में बेचेगा। ठीक है, लेकिन कब, 20% लाभ पर। तो आप बताइए, दर्जन, एक दर्जन में 12 ही संख्या होती हैं, और ये देखिए 6 और 6 यदि मैं जोड़ दूँ तो 12 हो गए पूरे मेरे। ये देखिए 6 और 6 कितना हो गए, एक मिनट में पेन चेंज कर देता हूँ। ये देखिए 6 और 6 12 हो गए मेरे, 12। ठीक है, अब मुझे 12 ही आम बेच रहे हैं, और ये 12 आम कितने के हो गए मेरे, 5, 15 और 10 कितने हो गए, 25। 25 रुपये के मेरे 12 आम है, मैंने 25 रुपये के 12 आम लेकर आया हूँ मैं। ठीक है, 15 रुपये के 6 खरीदे और दूसरे, ऐसे समझ लीजिए, एक दुकान से लेकर आया, उसने मुझे 15 रुपये के 6 दिए, दूसरी दुकान पर गया तो उसने 10 रुपये के 6 दे दिए। तो अब बताइए अल्टीमेट मेरे पास आम तो 12 हो गए और मेरे पैसे खर्च हो गए, पहली दुकान पर मैंने 15 खर्च किए, दूसरे पर मैंने 10 किए, तो मेरे 2500 रुपये खर्च हो गए टोटल। तो अब आप बताइए, कुल मैंने 25 रुपये खर्च करके 12 आम खरीद लिए, यानी कि एक दर्जन मैंने 25 रुपये में खरीदी है, कुल मिलाकर इतना होगा मेरे पास। लेकिन अब मुझे इस पर 20% लाभ लेना है। अब मैं किसी को बेचूंगा तो इतने में तो नहीं बेचूंगा जितने में लाया हूँ, मैं भी कुछ फ़ायदा देखूंगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर 20% लाभ ले लूँ। तो देखिए मुझे आम तो 12 ही रखने हैं मेरे, लेकिन मुझे लाभ लेना पैसों पर। तो आप बताइए 25 पर आप 20% लाभ में बेचोगे तो 20% का मतलब क्या होता है, 6/5, यानी लाभ पर। तो 6/5 हो जाएगा, 1/5 होता है, इस पर लाभ लेना तो 6/5 हो गया। 5 से आप इसे काटेंगे 5 टाइम्स, 5 पंजे 25, और यदि 5 का आप 6 में मल्टीपल करें तो कितना आएगा, 30। तो यही आपका राइट आंसर है, 30। आपको 30 रुपये के बेचने चाहिए हम। ठीक है, आपको 30 रुपये के। तो ये आपका आंसर है, आप इसे टिक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन डी है। तो उम्मीद करूँगा मैं आपको ये सवाल समझा पाया हूँगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। देखिए इसमें कुछ नहीं था, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि जब भी ऐसा सवाल आए तो आप वस्तु को समान कीजिए, जो भी आपको दी हो उसे समान कीजिए। देखिए 5 रुपये में पहले वो 2 खरीदता था और 5 रुपये में दूसरे ठेले से उसने 3 खरीदे। तो अब मुझे सेम करनी, तो इधर में 3 से गुणा कर दूँ, इधर 2 से गुणा कर दूँ, तो ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, 6 हो गया, और इधर ये 3 से गुणा किया तो ये 15 हो गया, यहाँ 2 से गुणा किया ये 10 हो गया। ठीक है, अब देखिए टोटल मैंने पैसा कितने खर्च किए, 25। आम कितने खरीदे मैंने, 12। अब मुझे बेचने भी 12 ही हैं। देखिए उसने कहा दर्जन आम कितने रुपए में बेचेगा, 20% लाभ पर। तो 25 पर मैं 20% लाभ लूँ तो 6/5 हो गया, 5 से 5 बार, 5 के 30, ये 30 रुपये में मुझे एक दर्जन यानी कि 12 आम बेचने पड़ेंगे, तब मुझे 20% का लाभ होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए नेक्स्ट देखिए। एक रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज को 28,448 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है। ठीक है, यदि लाभ घटाकर 8% कर दिया जाए तो रेफ्रिजरेटर का नया मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य। देखिए उस पर ये इतने 12% लाभ ले रहा है। आप इसे एक मिनट, चलिए आप इसे ऐसे कीजिए। देखिए मैं दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। आप इसे, इस वैल्यू को देखिए पूरा ऐसे ही उतारिए, 28,448। ठीक है, अब इस ये जो वैल्यू है वो 12% लाभ की है। तो 12% का लाभ क्या होता है, मतलब वो क्या होता है, 3/25।
यही होता है। लाभ है तो 28/25 हो जाएगा, लेकिन ये 25/28 है, क्यों? ये लाभ की चीज़ है तो मैं इसे उल्टा लिखूँगा। ये 112 की वैल्यू है तो 112 यानी कि नीचे 112 आएंगे ये, तो मैंने काट दिया 4 से, ठीक है। अब यही कह रहा है ये, तो अब 112 की ये वैल्यू थी, अब ये हमारा CP निकल आया, ये इसके बाद ये CP पर पहुंच गए हम। अब CP पर ही मुझे 8% लाभ देना है। यदि लाभ घटाकर 8% कर दिया जाए, पहले 12% लाभ था, अब मुझे 8% देना है, तो अब मैं CP पर 8% दूंगा, तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/25, तो यही 27/25 हो गया, ठीक है। तो अब ये 25 से 25 कैंसल आउट हो गया, ठीक। अब इसे आप इसे काटिए, 14 से काटिए, 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28, ये 0 यहाँ कटेगा नहीं, 14 तीय 42, 2 बचे, 14 दूनी 28, ठीक है। फिर यहाँ 2 से ये इसे काट दीजिए, 1 10 16 ये बचा। अब इस 1016 का मल्टीपल आप 27 में कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका 4th ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया हो। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ आपको कन्फ्यूजन शायद हो, मे भी हो भी सकती है। देखिए मैंने क्या किया कि 28,448 ये मेरा SP था, ठीक है। इस पर बेचने पर मुझे 12% का लाभ हुआ। जब आपको पता है कि जब MP पर छूट दी जाती है, MP पर छूट, ठीक, तब भी हम SP पर आएंगे, और CP पर हम लाभ, तब भी हम SP पर आएंगे। तो आपको याद रखना है, जब कभी भी आप अंकित मूल्य पर छूट दोगे तब भी आपको SP प्राप्त होगा, और कभी भी आप लाभ हानि CP पर लाभ हानि लोगे तब भी आपको SP यानी विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। तो ये कि हमें यही किया है कि जब मैंने इस पर विक्रय मूल्य पर, मैंने यहाँ पर पहले मैंने विक्रय मूल्य पर अपना लाभ हानि ले लिया, तो विक्रय मूल्य पर लाभ हानि होता नहीं है, हमें होता है क्रय मूल्य पर, तो हमने उसे उल्टा कर दिया। तो विक्रय मूल्य पर लाभ हानि लगाने के लिए मैंने इसे मेरा यहाँ 28/25 होता है, लेकिन 25/28 कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। अब मैंने ये निकाल दिया, अब मुझे क्रय मूल्य निकल आया। अब मुझे क्रय मूल्य पर जो लाभ है वो 8% रखना है, पहले 12% था, अब वही लाभ 8% रखना है। ये मेरा CP हो गया पूरा, यहाँ तक CP है। अब मैं इसे सीधा सीधा लगा दूंगा, 8% की वैल्यू एक से, आप ऐसे कीजिए 1/8/100, ठीक है। अब आप इसे 4 से काटेंगे तब यही आएगा, 27 चौका 108 होता है, तो 27/25, 25 से ये 25 कैंसल आउट हो गया, 28 से ये 1016 बार कटा, 1016 का 27 में मल्टीपल करेंगे तो ये आपका 4th ऑप्शन आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ऐसे सवाल और आएंगे तब मैं आपको रिपीट कराऊंगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये सवाल आपके लिए बेहद आसान होने वाला है। देखिए इसमें क्या कुछ नहीं है, आप इसमें क्या कर सकते हैं, ये देखिए पहले तो ये ऑफ है, आप इसे देखिए 1 मिनट, ये ऑफ परसेंटेज, और ये परसेंटेज से मैं परसेंटेज कैंसिल कर सकता हूँ यहाँ, ठीक है। आप इसे ध्यान ध्यान रखना। और 35 से ये इसे काट दीजिए, इसे 7 से काटना, 7 से 5 बार ये कटा, 7 से 9 बार यानी 90 हो गया, 5 से इसे काटना 18 बार। अब 18 का 17 मल्टीपल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 17 अट्ठे 136, हासिल 6 वो 13, 6 और हासिल 13 25, 17 और 13 कितना होता है 30, यानी 306 आपका राइट आंसर है। तो इसमें कुछ नहीं था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए इस सवाल को पढ़िए आप। एक मूलधन पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का 33.1% है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें आपको ये 33.1% देख कर ही समझ में आ जाना चाहिए, ये 10% की वैल्यू है, और वो भी 3 साल के लिए। देखिए होता क्या है कि जब हम 10% को 3 साल तक इसे अप्लाई करते हैं तो इसका ये 1331 आता है, जो कि 10, देखिए 10 का 1/10 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10, 1/10 यानी कि 11/10, तो 10 से ये 11 हो जाती है, हम क्यू करते हैं तो ये क्यू, तो 13 का 11 का क्यू कितना होगा 1331, इसका 10,000 1,000 सॉरी, ठीक है। तो ये यहाँ से इतना हो गया। तो अब यही देखिए, यही जो है 3331 यहाँ पे इससे कितना है 1,000 से ब्याज कितनी मिली मुझे 331, 331 कितनी 10% पर। तो यही है जो मैं आपको, देखिए एक चीज़ आ गई यहाँ पर परसेंटेज में। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, यदि आप इतना भी नहीं सोच पाते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूँ। ये देखिए आप ऐसे करिए कि 33.1% में है, ठीक है, ये मुझे ब्याज है मेरी, तो आप इसे सॉल्व तो कर सकते हैं 33.1 को। तो देखिए ये दशमलव बाद है, तो ये दशमलव उठाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ेगी, ठीक है। और ये परसेंटेज में है, परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो नीचे 2 जीरो और बढ़ेंगे। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ जैसे 331/1 जीरो तो ये वाली, और 2 जीरो इस परसेंटेज वाली, इस तरह लिख सकता हूँ। तो ये जो नीचे आता है मैंने आपको पहले ही बताया, ये मूलधन होता है, ठीक है। ऊपर हमारी ब्याज होती है, ब्याज।
अब इसी ब्याज मूलधन में यदि ब्याज जोड़ दूँ तो हमें क्या प्राप्त होगा? मिश्र धन होगा कि नहीं होगा? तो आपसे यही पूछ रहा है, लेकिन मिश्र धन तक जाना नहीं है हमें। आपसे पूछ रहा है कि ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो आप बताइए मुझे, 331 रुपये मुझे ब्याज मिले हैं, कितने पर मिले हैं? 1000 पर मिले हैं। ठीक है, बस अब इसे 100 से कैलकुलेट कर दीजिए आप। देखिए, इसको आपको क्यूब रूट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम चक्रवृद्धि ब्याज जो 3 साल के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा मूलधन था नीचे ये 1000, उस पर 331 हमारी ब्याज थी। तो 331 और 1000 ये जोड़कर कितना हो जाएगा? 1331। ये क्या बना? मिश्र धन। तो आपको पता होना चाहिए कि मिश्र धन और ये मूलधन का, आप जब इसका ये 2 साल के लिए तो उसका हम अंडर रूट लेते हैं, 3 साल के लिए तो उसका क्यूब रूट लेते हैं। तो ऊपर रहेगा मिश्र धन, नीचे रहेगा मूलधन। ठीक है, अब इनका क्यूब रूट ले लीजिए आप। क्यूब रूट ले लीजिए। देखिए, मिश्र धन क्या होता है कि मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो इसमें देखिए 1000 छुपा हुआ है 1331 में, 1000 प्लस 331 लिख सकते हैं इसे। तो वही बात है। तो अब आप यदि इसका क्यूब रूट लें तो 1331 किसका होता है? क्यूब रूट 11 का। बट्टे में 1000 किसका होता है? 10 का। तो अब मुझे बताइए कि प्रक्रिया वही है कि 1000 पर 331 की ब्याज, लेकिन यहाँ मैं तब क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है। यदि ये साधारण ब्याज होती तो मैं यहीं से ऐसे निकाल देता, 331 3 साल की ब्याज है तो 1 साल की या 3 से भाग देकर और 1000 पर निकाल देता। क्यों? क्योंकि ये बहुत साधारण है, लेकिन ये चक्रवृद्धि है तो यहाँ क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो अब देखिए, ब्याज कितनी मिली? 10 से 11 हो गई, एक ब्याज मिली हमें, 1 रुपया ब्याज है। कितने पर है 1 रुपया? 10 रुपये पर। तो 100 पर कितने परसेंट हो जाएगी? कितने रुपए मिलेंगे 100 पर? तो यही आप निकाल दीजिए, बस आपका सवाल हो गया। ठीक है, 0 से 0 और 1 का 10 में गुणा, यानी 10%। तो बस आपका ये ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। देखिए, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। मैंने क्या कहा कि इतना परसेंटेज है आपके पास, लेकिन आप ये बताइए पॉइंट हटाओगे, एक नीचे जीरो बढ़ाओगे, परसेंटेज हटाओगे तो 2 नीचे जीरो बढ़ेंगी। तो आप बताइए 331 बट्टे 1000 हो गया। ठीक है, 1000 हो गया। तो ये ऊपर जो है ब्याज है, नीचे क्या है? मूलधन है, प्रिंसिपल है। तो इस मूलधन में यदि आप ब्याज जोड़ेंगे तो आपको मिश्रधन मिलेगा। तो मिश्रधन कितना होगा? 1331। आपका मूलधन कितना होगा? 1000। 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है तो क्यूब रूट ले लो उसका, तो 11/10 आ गया। तो आप बताइए 10 पर एक ब्याज है, एक कितने पर है? 10 पर। तो 100 पर यही ब्याज कितनी होगी? 10 से ये काटेंगे हम 10 बार, तो ये 10% आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, इस टाइप के आपके सवाल कई बनते हैं, कई देखिए हर एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के सवाल, तो आप इसे स्किप बिल्कुल भी ना करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है। देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? ऐसे शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 27 इंच है। यहाँ भी इंच है, सॉरी इंच, सब चीज़ इंच में ही दी हुई है। तो देखिए, आपको निकालना है आयतन। तो आपको तो पता होगा शंकु का आयतन क्या होता है? बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। मैंने क्या बताया? ये 1/3 होता है, तो इसका मतलब 3 से भाग दे दो इसे, बस यही होता है। आप लगा दीजिए 22/7 पाई का मान। आर कितनी है आपके पास? 7, 7 का वर्ग 49। ठीक है, इंटू एच कितनी है? 27। बस इसे सॉल्व कर दीजिए आप, उस कुछ नहीं है। 7 से ये 7 बार कटा, ठीक है, और ये 3 और, हाँ ये 1/3 भी रह गया यहाँ पर, बट्टे में 3। तो 3 से ये 9 बार कटा, 9 सत्ते 63। तो 22 गुणा 63, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसे ऑप्शन से भी कह सकते हैं। 2 का आप 3 गुणा करोगे, 3 दूनी 6, यानी यूनिट डिजिट आपका 6 आना चाहिए। देखिए, यहाँ 8 ये नहीं, यहाँ 3 ये नहीं, यहाँ 0 ये नहीं, एक ही ऑप्शन है जो आपका यूनिट डिजिट से बन रहा है। ठीक है, आपको ये भी अप्रोच रखनी है। ऑप्शन भी क्विक एक नज़र डालनी है आप पर, उन पर ऑप्शन पर, जो कि पता चल जाए कि ऑप्शन सेम तो नहीं है, यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो आप इसे देख सकते हैं, यूनिट डिजिट से भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 50 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो ये आप इसे ऐसे ही गिन लीजिए। देखिए, 50 के बाद 51 कटता है, 52 कटता है, 53 नहीं कटता किसी से, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 नहीं कटता। ठीक है, 61 नहीं कटता और 67 नहीं कटता। कितने? 80 तक पूछ रहा है। ठीक, 71 नहीं कटता, 73 नहीं कटता, और 73 के बाद 74, 75, 76, 77, 78, हाँ, और 89 नहीं करता। ठीक है, अब आप देखिए कोई छूट दी तो नहीं इसमें। 53, 52 भी करता है, 54, 55, 56, 57, 19 से करता है, 58, 59 नहीं करता। ठीक है, आ गया। 60 भी करता है, 61 नहीं करता, 62, 63 भी करता है, 9 से करता है,
64 65 ये करते हैं, 66 भी करता है, 67 नहीं करता, आ गया। 68 69 दोनों करते हैं, 70 भी करता है, 71 नहीं करता, ये भी ले लिया। 72 करता है, 73 नहीं करता, ये ले लिया। 74 करता है, 75 करता है, 76 77 78 सब करते हैं, 79 ये। तो कितने को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कितने टोटल नंबर हो गए, 7। तो आपका ए ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, आप इसे देखिए। एक बाइक सवार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, लौटता है, तो उसकी औसत चाल क्या आती है। देखिए मैंने आपको ये पहले ही बताया कि जब दूरी समान हो और एक जाए और वापस आए तो वहाँ क्या लगा देते हैं, 2xy बट्टे x + y। तो x या क्या होती है चाल, x पहले की 60 है, दूसरे की 80 है, बट्टे x + y यानी कि 60 और 80 जोड़ कर कितना होगा, 140। 8 से 14। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 2 से इसे काटना, 7 बार कटेगा। अब ये देखिए 60 और ये अब कटेगा नहीं, तो 6 अट्ठे 48, 480 बट्टे में 7, इसे सॉल्व कर लीजिए। 7 छक्के 42 और 6 बचा, 7 अट्ठे 56। तो 68 सही 4/7, ये ऑप्शन कहाँ है, इसे देख लीजिए। 68 सही 4/7 ये आपका राइट आंसर होगा। तो कहाँ, ये ऑप्शन 1 में है। ठीक है, ये आपके लिए बेहद ही आसान सवाल है, मुझे नहीं लगता कोई इसमें दिक्कत होगी, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद रखना है 2xy बट्टे x + y। ठीक है, ये ऑप्शन फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक, कब, जब एक ही सेम दूरी को दो अलग अलग पर्सन या एक ही पर्सन अलग अलग डिफरेंस चाल से चले, ठीक है, तब के लिए फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 6160 मीटर क्यूब है, इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है, इस टैंक की गहराई ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कुछ नहीं है, आपको जो दिया है उसी का फॉर्मूला लगाइए आप। आपको क्या दिया है, इसका आयतन दिया है। देखिए आयतन कैसे समझ गए कि क्यूब में दिया है, मीटर क्यूब। ठीक है, तो आपको और क्षमता भी लिखा है, तो क्षमता आयतन एक ही बात होता है, उसका मतलब होता है आप कितनी उसमें चीज़ रख सकते हो, वो आयतन होता है। तो देखिए क्या होता है, ये क्या है, बेलनाकार। बेलन का आयतन क्या होता है आपको पता होगा, πr²h। ठीक है, तो यहाँ पर लगाइए पाई और आर के। चलिए पहले मैं डायरेक्ट ही सॉल्व करता हूँ। चलिए छोड़िए, πr²h ये होता है बेलन का। ठीक है, और इसका आपको बेलन का आयतन दिया कितना है, 6160। ठीक है, ये हो गया। अब इसे आप सॉल्व करना है, क्योंकि व्यास 28 है, 2r कितना है 28, तो r कितनी हो जाएगी 14। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए। पाई का मान 22/7, आर का मान 14 गुणा 14, 2 बार लिख देता हूँ। एच निकालनी है मुझे, 6160 ये है, तो 7 से आप काटोगे इसे 2 बार। ठीक, अब इसे आप काट दें, 11 से काटो इसे, 11 से 2 बार। ठीक है, और 11 से इसे काटो, 11 पंजे 55, कितना बचा 6, और 11 पंजे नहीं 11 पंजे 55 6। ठीक है, 11 पंजे 55 और 6 बचा, 11 छः 66, ये पूरा कटेगा 560 बार। ठीक है, अब ये 2 बचे, ये 2 बचे, मैं एक मिनट दूसरा पेन लेता हूँ काटने के लिए, जो कि आप समझ सको। ये देखिए, ठीक है, अब ये 2 और 2 4 हो गए, और अब इसे आप 2 से काटना या 4 से काट दो, 2 2 4 होते हैं, ये दोनों 4 हो गए। देखिए 4 से काटो, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 140 बार। ठीक है, अब ये 14 से ये 140 10 टाइम कटेंगे नहीं, तो ये एच बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। बस यही है और कुछ नहीं है। तो ये राइट आंसर है आपका 10 मीटर। इसमें कुछ नहीं था, आपको बस फॉर्मूला लगाना था। देखिए ऐसे जीडी में ऐसे भी सवाल आते हैं, जीडी क्या मैं आपसे कह रहा हूँ, सीजीएल में ऐसे सवाल आते हैं, आप कहोगे इतने आसान सवाल। तो हर एग्ज़ाम में आसान, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट सब तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा ना कहें कि ये बहुत आसान है, सब तरह के क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी ये जब टाइम नहीं बचता तो यही भी हमें छोड़ कर आने पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, 1 मिनट। देखिए इसे देखिए, एक पौधे की ऊंचाई 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। ठीक है, यदि वर्तमान ऊंचाई इसकी 1.2 मीटर है तो 3 वर्ष बाद पौधे की ऊंचाई कितनी होगी। इसमें कुछ नहीं है, ये कैलकुलेटिव है, इसमें सक्सेस भी लगाना है आपको कि 2 वर्ष बढ़ रही है, वो 2% से बढ़ रही है, यानी कि 1 वर्ष पहले 100 थी, अब 102 हो गई। दूसरी वर्ष भी 100 थी, फिर भी 102 हो गई। तीसरी वर्ष भी 100 थी, फिर 102 हो गई। अब आपको इनका मल्टीपल करना, बस इतना है। और ये मानता हूँ मैं कैलकुलेटिव है, क्योंकि ये देखिए आपको, ये तो मैं डाटा मान लिया, लेकिन आपको एक्चुअल डाटा 1.2 मीटर का दिया हुआ है, तो आप इसे ऐसे ही माने 1.2 मीटर। देखिए मैं बताता हूँ सॉल्व करके, आप इस तरह करना होगा आपको, 1.2 मीटर गुणा 51/50
गुणा 51/50 गुणा 51/50। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे जब सॉल्व करोगे तो आपकी ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ सवाल मैं आपको होमवर्क में दूंगा, इसका आप मुझे आंसर बताएं कि मैं आपको कई सवाल ऐसे करा चुका हूँ तृतीय अनुपात वाले, इसका मुझे बताएं। फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको, b²/a, ये फॉर्मूला होता है। पहली संख्या a होती है, दूसरी b होती है। अब इसका आप मुझे आंसर बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये सवाल का है, पवन ने स्टोर से जीन्स की एक जोड़ी उस समय खरीदी जब वे 20% की छूट दे रहे थे। यदि जीन्स की जोड़ी का नियमित मूल्य 1800 रुपये है तो पवन ने छूट के बाद कितना भुगतान किया। देखिए आपसे कह रहा है कि उसका MP जो है, MP वो 1800 रुपये है। ठीक है, लेकिन उस पर छूट भी दी गई है, 20% जब छूट दी जा रही थी तभी पवन ने खरीद ली। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगा 1/5 होती है, लेकिन आपको छूट मिल रही है तो 5 पर 1 की छूट, तो क्या बचा 4, और कितने थे 5 पर, तो आप इसे 4/5 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे 5 से ऐसे काट दिए, 5 से ऐसे नहीं काट पाओ तो ये 100 काट दिए, 20 कटे 20 बार, 18 दूनी 36, 360 गुणा 4, 36 दूनी 72 दूनी 144, तो ये 1440 हो गया। देखिए आपको छोटी छोटी कैलकुलेशन भी करनी होगी जल्दी फास्ट, जिससे आपका टाइम बचे। अब मैंने 1 मिनट में आपको बताता हूँ। आप कहोगे ये डबल जीरो कैसे काट दी, 18 मैंने नहीं काटा। देखिए आप ये बताइए 1800 को कैसे लिख सकते हैं, ये 1800 है, मैं 1800 को इस तरह नहीं लिख सकता, 18 × 100। 1 मिनट, मैं 1800 को इस तरह भी लिख सकता हूँ, 1800 को 18 × 100, ठीक है, इस तरह लिख सकता हूँ। तो आप मुझे बताइए, ये मैंने 18 ना काटे, मैंने 5 से ये 100 काटे, तो आपको पता है 5 से 100 कितनी बार करेंगे, 20 बार। तो 20 × 18 बचा, तो 18 दूनी 36, 360 हो गया। आपको पता है ये 360 हो गया, तो यही तो मैंने 360 लिखा था, इसे डायरेक्ट काट के 360 हो गया। अब मुझे पता है 360 का 4 में गुणा करना है, तो आप 3 जीरो भूल जाइए, आप ये समझिए 36 का करना है। तो 36 के दूनी कितने होते हैं, 72, और 2 बार हो गया, 2 और बच्चे 72 दूनी 144, तो 144 पीछे एक जीरो थी, तो मैंने इस तरह से जल्दी से कर दिया। ठीक है, या 36 चौका 144 होते हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए इसे, ये सवाल क्या कह रहा है, पढ़िए इसे। दो संख्याएं P और Q इस प्रकार हैं कि P के 10% और Q के 5% का योग P के 15% और Q के 25% के योग का 1/4 है। तो P Q का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए ये सवाल बहुत ही सिंपल होते हैं, आपको लगते हैं कि ये क्या परसेंटेज दे रखा है, तो उसे आप ना परेशान हो। देखिए मैं बताता हूँ आपको, इसमें आपको करना कुछ नहीं है, जैसे कहा है वैसा करते जाइए। देखिए क्या बोल रहा है कि P का 10% और Q का 5%, आप इस तरह लिखिए, P का 5%, परसेंट लगा दीजिए आप अभी, अब बटे मत ले जाइए 100, ठीक है, प्लस Q का 5% योग दे रहा है, ये योग, इसका मतलब प्लस Q का 15%, सॉरी 5%, ओ P का 10% था, यहाँ मिस्टेक हो गई मुझसे, 1 मिनट, P का 10% है, P का 10% प्लस Q का 5%, ठीक है। अब क्या कह रहा है, P के 15%, P का 15% प्लस Q का 25% के 1/4 के योग के 1/4 के बराबर है, इसी के 1/4 के बराबर है। ठीक है, आप इसे 1/4 से, 1 मिनट में पेन चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये अब मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/4 बट्टे में 4 आएगा। ठीक है, 1/4 का मतलब एक का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, चौथाई के बराबर है, बराबर है, मैंने बराबर साइन दे दिया। अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो देखिए ये 4 इस तरफ गुणा करेगा, तो 4 का आप 10 में गुणा कराओ 40p, तो आप इधर देखिए 40p परसेंटेज है लगा दीजिए, प्लस ये 5 और 20, 20Q %, ठीक है, बराबर 15p %, या 15% p कुछ भी कर दीजिए, गुणा में सब चीज़ बराबर चलेगी। ठीक है, इसी तरह कितना होगा 25Q %। अब मुझे बताइए सॉल्व कीजिए। देखिए ये इस तरफ p लेकर आऊँगा तो ये कितना बचेगा, 15 इसमें देखिए 40 में से घटाओगे 15, तो 25p बचा मेरे पास, 25p %, ठीक है, बराबर ये 25Q है, ये उधर उस तरफ जाएंगे 20Q, तो 5Q % बचा। ठीक है, अब बताइए मुझे, मैं परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दूंगा, यहाँ पर परसेंटेज से मैंने परसेंटेज काट दी। ठीक है, ये परसेंटेज से ये परसेंटेज गई। अब 5 से मैं इसे काट देता हूँ, 5 से एक बार, 5 से 1 कटा 5 बार, तो देखिए ये तो हो गया, एक जो होगा P का मान हो गया, और 5 जो हो गया वो Q का मान हो गया। तो आपसे पूछा क्या, P Q का अनुपात,
तो पी का मान 1 है तो ये होगा 1:5, ठीक है। क्योंकि पी का मान 1 है, देखिए इसे आप एक बार फिर समझिए, इस याद रखिए इतना 25p बराबर 5q। इसे दोबारा बताता हूँ मैं, देखिए ये था 25p बराबर 5q, यही था। तो अब 5 से काटिए इसे, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। अब क्या बचा, 5p बराबर q बचा। तो आप मुझे बताइए यहाँ 1 बचा, तो अब मैं p बट्टे q करूँगा, p और ये इसके बट्टे में आएगा यहाँ पर, तो ये 5 उसके बट्टे में भेज दो, मैंने अलग अलग कर दिए। तो ऊपर 1 बचा, नीचे 5। तो अब देखिए जो बराबर के सामने है वो सी का मान होता है, इसके सामने ये है तो p बराबर 1 हो गया, q के सामने क्या है 5, तो q बराबर हो गया 5, ठीक है। तो इस तरह से p और q का आपको रेशियो पूछा था, तो वो हो गया 1:5। और आपसे ऐसे ना हो तो आप डायरेक्ट समझ लेना, ये देखिए ये पॉइंट जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये देखिए कि 5p बराबर q। तो आप ऐसे समझ लीजिए जब भी बराबर में संख्या हो तो सामने अपोजिट मान होते हैं, p का मान सामने वाला होगा दूसरी तरफ और q का मान इस तरफ होगा, दोनों अपोजिट होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आसान सवाल था। नेक्स्ट देखिए, इस सवाल को देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए क्या करा, जेड का वर्ग ज्ञात करें, जेड कोई संख्या है उसका वर्ग पूछ रहा है आपसे, वर्ग ज्ञात करें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 24 और 36 से पूर्णतः विभाजित है को 40 से विभाजित किया जाने पर प्राप्त शेषफल क्या है। शेषफल जेड है उसका वर्ग करना है। देखिए आप इसे एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, लेकिन कन्फ्यूज बिल्कुल ना हो, मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या कह रहा है। वो कह रहा है जब शेषफल बचेगा वो जेड है, उस जेड का ही आपको वर्ग करना है, उस शेषफल का वर्ग करना है। उससे पहले क्या करना है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखिए वैसे तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है, ठीक है, ये 1000, लेकिन शर्त क्या है कि वो 24 और 36 से कटनी चाहिए। तो ये 24 और 36 से ये तो नहीं कटती है, तो आप इसे ले नहीं सकते। तो आप इसे छोड़िए, वैसे इसे भाग विधि से भी हो जाता है, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कराऊंगा अभी। आप डायरेक्ट तरीका देखिए, बहुत शॉर्ट है। आप ये बताइए 24 और 36 का आप एलसीएम बताइए कितना होगा, ठीक है। देखिए मैं बता दूँ 24-36 का एलसीएम कितना होगा, आप 24-36 72, 72 72 हो गया, ठीक है। अब बताइए 72 इसका ऑप्शन, और ये 72 24 से भी कटती है 36 से भी कटती है, तो क्यों ना मैं इसे ही मान लूँ। लेकिन शर्त एक और पूरी नहीं हुई अभी कि 4 अंक की संख्या होनी चाहिए। संख्या कितने अंक की, 4 अंकों की, और सबसे छोटी, यानी 4 अंक की बनेंगी तो काफ़ी, लेकिन जो 4 अंक की सबसे पहली संख्या हो जो 24 और 36 से कट जाए उसी को लेना है। तो आप मुझे बताएं, मैं इसमें यदि आप मोटा अंदाज लगाइए, ये अगर मैं इसमें 10 से गुणा कर दूँ, देखना तो ये कितना होगा 720, 720। तो अभी भी ये 3 अंकों की है, लेकिन मुझे करनी है 4 अंकों की। तो आप अभी तो नहीं बता सकते, क्योंकि 4 अंकों के लिए आपको 1000 तक जाना होगा। तो आप ये बताइए अभी भी कमी है लगभग 280 की, तो क्यों ना मैं इसे थोड़ा और आगे से कर दूँ। तो आप इसी तरह सोच सकते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, उस तरह से सॉल्व करोगे उससे ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो आप मोटा अंदाज लगा लीजिए कि आपने इसे 15 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो 15 दूनी 30 हासिल 3, 15 सत्ते 105, और 105 और 3 कितना होगा 108, तो कितना हो गया 1080, ठीक है। ये हो गया 1080 हो गया, 1080 हो गया। अब आपको इसे एक बार ये चेक करना है कि ये जो 1080 है ये 4 अंकों की सबसे छोटी है या इससे पहले और भी कुछ कट रहा है, ये भी आपको देखना है। तो देखिए आप ज़रा एक बार इसे, मैंने 15 से किया, अब 15 से एक कम आ जाइए, 72 में यदि मैं 14 से गुणा करूँ तो कितना मिलेगा। यदि ये 14 से गुणा करने के बाद मुझे 1000 से ऊपर मिलता है तो हमें ये लेना पड़ेगा 14 वाला। तो ये 14 दूनी 28, हासिल कितनी बची आपके पास 2, 14 14 7 98, 98 2 कितना हुआ 100, तो 1008। देखिए ये भी 4 अंकों की संख्या है, ये भी 4 अंकों की है। तो उसने क्या कहा था सबसे छोटी, तो ये 1080 है, ये 1008 है, तो मैं इसे नहीं ले सकता क्योंकि सबसे छोटी चाहिए, तो मैं 1008 को लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वो 1008 है, जो हमारी 24 और 36 से कट रही है, ठीक है। तो अब एक बार मैं इसे दोबारा दूसरी स्लाइड पर लेता हूँ, इसी पर देखिए संख्या मेरी होगी 1008। आप ध्यान से देखना, अब वो कह रहा है कि इस संख्या को 40 से भाग करें, तो अब मुझे इसे 40 से भाग करना है, ठीक है, 40 से भाग करना है। 40 से भाग करने के बाद जो शेषफल प्राप्त होगा उसका वर्ग करना है। तो देखिए आप इसे भाग दे सकते हैं, 40 से भाग करने का उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि 1000 + 8 लिखा हुआ है, इसे मुझे 40 से भाग करना है, ठीक है। 1 मिनट, तो देखिए इसे भाग कीजिए, तो मैं इसे सेपरेट भाग करूँगा तो 0 से 0 और 4 से ये 25 बार, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे पता चला, और इसमें 8 में भाग दूंगा 40 का तो ये जाएगा नहीं, तो इसका मतलब ये शेष है, ठीक है। तो मुझे इससे पता चला कि
इसका भाग 25 बार जाएगा, इसमें 40 का भाग 1008 में 25 बार जाएगा और 8 शेष बचेगा। अब वो कह रहा है जो शेष बच रहा है ये जेड बराबर क्या हो गया मेरा 8 आ गया, ठीक है। उसका मुझे करना है वर्ग। देखिए यह कह रहा है जेड का वर्ग, तो 8 का वर्ग कितना होता है आपको ये सबको पता होगा, 64 होता है। 8 का वर्ग कितना होता है, आप इसका वर्ग कर दीजिए 64, यही आपका राइट आंसर है। देखिए उसने लैंग्वेज में काफ़ी थोड़ा घुमाव भी किया है, लेकिन आपको उससे डरना नहीं है। मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए उसमें कुछ नहीं था, वो बोल रहा था कि जेड का वर्ग करें, जो शेष आएगा उसका वर्ग करना है, लेकिन 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है जो 24 और 36 से डिवाइड होती है। तो मैंने मान लिया 24 36 का 72 एलसीएम होता है, तो मैंने देख लिया पहले कि ये कितने से गुणा करूँ कि 1000 के नज़दीक आ जाए, क्योंकि मुझे 4 अंकों की संख्या बनानी है, वो भी छोटी। या तो बड़ी पूछता तो ये हो जाती, तो फिर मुझे वो इससे और आगे जाना पड़ता गुणा के लिए, ठीक है। तो मेरे इसे अंदाज से 15 से 14 से ही अब तो मुझे पता है, तो 14 से करिए, 14 दूनी 28, 64 98, तो 1008 हो गया। लेकिन मुझे क्या पता अभी शायद 1002 भी कटता हो इससे, 24 और 36 से। तो इसे मैंने फर्दर जांचने के लिए मैंने इसमें 15 से गुणा कर दिया, इसे एलसीएम में, ये एलसीएम में है इन दोनों का, 15 से गुणा करना, 15 दूनी 30, 15 30, 15 सत्ते 105, 105 और 3 कितना हो 108, 1080 हो गया, ये ज़्यादा निकल गया। अब मैंने सोचा कि एक बार जब मैं 14 से गुणा किया है तो ये आया, तो इससे या 13 से गुणा करूँगा तो 72 कम हो जाएगा, तो 1008 में से 72 कम करूँगा तो ये तो फिर 3 अंकों की बन जाएगी। तो इसका मतलब मेरा यही सबसे छोटी संख्या है जो मुझे लेनी होगी। तो इसी पर आपको प्रक्रिया करनी है। अब से 40 से भाग देंगे तो 8 शेष बचेगा, उसका वर्ग करके आप 64 पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सवाल क्या है। इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि ए एक कार्य को 40 दिनों में कर सकता है, ठीक है, और बी उसी कार्य को 80 दिनों में कर सकता है। देखिए ऐसे सवाल जब आपको मिलें कि जब डेटा इसका आसान हो तो आप इसे लिखें ना, माइंड में कर लें। ये देखिए ये 40 में कर रहा है और ये 80 में कर रहा है, ये इसका 2 गुना है। तो आप बताइए जो कम दिन लेगा वो ज़्यादा काम करेगा, तो और ये इससे 2 गुना है, तो इसका मतलब इसने 2 गुना समय लिया, तो इसने 2 गुना समय काम कम किया होगा। तो मैं मान लूँ इसने यह 40 वाले ने 2 काम किया है, तो इसने इसका आधा काम किया है, 1 काम किया है, क्योंकि इसने 2 गुना समय लिया तो आधा काम करेगा, ठीक है। और वे इसी 20 दिन तक करते हैं, यही काम उन्होंने 20 दिन तक किया है। तो इसने 2 किया, ठीक है, इसने 1 किया, कितना हो गया 3, टोटल कितना हो गया 3। तो इस 3 को वे 20 दिनों तक करते हैं, तो कितना काम कर देंगे 60 कर देंगे, 60 काम हो गया। तो अब वो क्या पूछ रहा है, वे एक साथ 20 दिनों तक काम करते हैं, कितना कार्य पूरा करना बाकी है, यानी शेष काम कितना है। तो देखिए 60 हो गया तो बचा कितना 80, टोटल काम मेरा 80 था, मैंने 80 मान लिया, तो बचा कितना 20, कितने में 80 में। तो ये कितना बचा 1/4, तो 1/4 अभी शेष बाकी है, ठीक है, आपको याद रखना है, ध्यान रखना। देखिए मैं चलिए आपको प्रक्रिया पूरी इसकी करके बताता हूँ। देखिए ए किसी काम को 40 दिनों में करता है, बी उसी काम को 80 दिनों में करता है, तो इनका एलसीएम कितना होगा 80। इसका 40 का भाग 80 में देंगे 2 बार गया, इसकी एफिशिएंसी आ गई। 80 का भाग 80 में देंगे 1 बार, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 3, 3 के हिसाब से मुझे 20 दिनों तक काम करना, तो कितना हो गया मैंने 60 काम कर दिया। मेरा काम बचा कितना, टोटल 80 था, 60 हो चुका, बचा कितना 20, 20 काम बचा है, लेकिन टोटल कितना था वो 80 था। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना काम करना बाकी है, तो कितना 1/4। ये आपसे फ्रैक्शन वैल्यू पूछा है, लेकिन आपसे यह पूछ रहा कि ऑप्शन है ये ऐसे होते हैं कि अब कितना शेष बचा है, तो वो आपका 20 बचा है, ठीक है। आप ये 1/4 का मतलब है 20 काम बचा है, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हैं 1/4 का मतलब है 20 काम बचा, तो एक काम का मतलब 20 का गुणा 4 में करा 80, बात वहीं पर आ गई, यहीं पर घूम फिर कर। तो चाहे 1/4 लिख दो या आप एक ऑप्शन में 20 दे देता तब भी आपका ठीक था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। देखिए इस सवाल को देखिए, क्या कह रहा है, एक टेबल का अंकित मूल्य 1 मिनट, एक टेबल का अंकित मूल्य कितना है 1880, ठीक है। 15% की छूट पर बेचा जाता है, तो टेबल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने कहा था आपसे कि जब भी आप एमपी पर छूट दोगे यानी अंकित मूल्य पर, तब भी आप विक्रय मूल्य पर आओगे, और यदि आप सीपी पर यानी क्रय मूल्य पर लाभ या हानि लोगे तब भी आप एसपी पर आओगे। तो मैं इस पर छूट दे रहा हूँ अंकित मूल्य पर, तो छूट क्या है 15%, 15% की फ्रैक्शन मूल्य आपको पता होगी कितनी होती है, 3/20 होती है क्या, 5×3 = 15, 5×20, ठीक है, 3/20, लेकिन छूट दे रहा है तो 20 में से 3 घटाओगे तो 17/20। बस इसी का आप गुणा कर सॉल्व कर दीजिए। 2 से ये कितना कटा, 17 चौक 68 की 8, हासिल कितनी बची 17 चौक 68 6, ठीक है। और 17 नंबर कहाँ गया कितना, हाँ 17 नंबर 153, 153 और ये 6 कितना हो गया 159,
ठीक है, तो कितना हो गया 159, तो ये 1598 हो गया। तो ये आपका राइट आंसर है 1598, ठीक है, ये ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आज मैंने ये पूरा सेट खत्म कर दिया, ये पूरे 20 क्वेश्चन करा दिए आपको। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको मेरी जो ये जो मेहनत है आपको पसंद आई होगी। तो आप यदि आपको लगता है थोड़ी मेहनत की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैंने बीच वीडियो में कभी नहीं बोला, क्योंकि पता है टाइम जो है वो एवरी पर्सन के लिए टाइम बहुत ही क्रूशियल टाइम है ये आपके लिए, एग्ज़ाम के अभी एग्ज़ाम भी हैं आपके। तो मैंने ये इसीलिए नहीं बीच में बोला, तो अब ये बोला हूँ कि पसंद आए तो अब इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं सीरीज़ चला ही रहा हूँ जो मैथ और जीएस की चली रही है कंटिन्यूस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चलिए मिलते हैं, ठीक।